हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिसिटी इन माइनिंग में। आज का वीडियो होने वाला है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो सीरीज़, जिसमें कि हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशंस फॉर माइन यानी कि CEA 2023 के चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन 103, जो कि बेसिकली बेस्ड है NGR यानी कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी माइंस के हिसाब से। तो उम्मीद है, आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आपको डिटेल में समझ में आएगा न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस के बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, और किसी भी माइंस में NGR के यूज़ करने के क्या बेनिफिट हैं इलेक्ट्रिकली फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, तो उम्मीद है कि प्लीज़ इसको आप अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट अस स्टार्ट। तो रेड बॉक्स के अंदर में जो भी आपको कंटेंट दिखेगा वो CEA 2023 से लिया गया है, और जो ग्रीन बॉक्स के अंदर में जो भी कंटेंट है वो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट है। तो इस रेगुलेशन 103 प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन माइन, इसमें सब रेगुलेशन 1 है जो कि ये कहता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी द अर्थ फॉल्ट करंट शैल नॉट बी मोर देन 750 मिली एम्पियर। ठीक है, अर्थ फॉल्ट करंट 750 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहाँ नहीं होनी चाहिए? इन इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 250 वोल्ट एंड अप टू 1100 वोल्ट, यानी कि 250 वोल्ट से लेके 1100 वोल्ट तक के इंस्टॉलेशन में। कहाँ पे? बिलो ग्राउंड माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, यानी कि अंडरग्राउंड माइंस और ऑयल फील्ड्स, ऑयल माइंस में अगर आपको 250 वोल्ट से लेकर 1100 वोल्ट के बीच का इंस्टॉलेशन है, तो उस इंस्टॉलेशन में आपकी जो अर्थ फॉल्ट की जो लिमिट है, यानी मैक्सिमम अर्थ फॉल्ट करंट जो फ्लो हो सकता है किसी भी फॉल्ट के केस में, वो कितना हो सकता है? 750 मिली एम्पियर। इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया कि ये एक मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, 433 वोल्ट का एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, यानी कि GEB हम यूज़ कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस में, जो कि क्या सप्लाई करता है? पावर थ्रू ट्रेलिंग केबल। किसको सप्लाई करता है? एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्रिल मशीन को। ठीक है, अब इसका जो वोल्टेज है 433 वोल्ट है, यानी कि इस रेंज में आ रहा है 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट्स के बीच में। अगर इसके बीच में कोई भी इंस्टॉलेशन है और अगर इसमें कोई अर्थ फॉल्ट हो जाता है, अर्थ फॉल्ट हो गया, सपोज इसमें अर्थ फॉल्ट हो गया। अर्थ फॉल्ट का मतलब क्या हुआ? आपका कोई भी जो एक लाइफ फेज है अर्थ पे कहीं टच हो रहा है, अर्थ पे टच हो रहा है तो क्या होगा? अर्थ फॉल्ट होगा। तो अगर अर्थ फॉल्ट हो गया इस वोल्टेज के इंस्टॉलेशन में, 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट के इंस्टॉलेशन में, तो अर्थ फॉल्ट होने के बाद जो अर्थ फॉल्ट की जो करंट होगी ना, जो फॉल्ट करंट होगी, वो मैक्सिमम फॉल्ट करंट कितनी होनी चाहिए? 750 मिली एम्पियर या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है, इस सब रेगुलेशन 1 का यही मतलब है कि कोई भी इंस्टॉलेशन 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट के बीच में हो किसी अंडरग्राउंड माइंस या ऑयल फील्ड्स में, तो उस केस में अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट की मैक्सिमम वैल्यू जो है 750 मिली एम्पियर, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अब 750 मिली एम्पियर करंट को लिमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओम्स लॉ एक है जो कहता है I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी करंट इज इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। आपका वोल्टेज तो फिक्स है आपका, तो आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस करंट को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे? रेजिस्टेंस सिस्टम में लगाओगे। आप सिस्टम में रेजिस्टेंस लगाओगे, बढ़ाओगे, तो उसके अर्थ फॉल्ट की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। और वो जो रेजिस्टेंस सिस्टम में लगाते हैं उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? NGR, यानी कि न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। और ये कहाँ पे लगता है? ये लगता है ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल यानी स्टार पॉइंट और अर्थ पे। ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल और अर्थ के बीच में लगेगा, यानी कि आप इस पिक्चर में समझ सकते हो। एक मेरा ट्रांसफार्मर है डेल्टा ऑब्लिक स्टार, प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड है, सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड है, 6.6 kV बाई 433 वोल्ट के, जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। तो स्टार पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। तो इस न्यूट्रल पॉइंट और इस अर्थ के बीच में जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, जो रेजिस्टेंस लगाया है, इसी रेजिस्टेंस का नाम है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस के फायदे क्या हैं? फायदा ये है कि आप जो अर्थ फॉल्ट की जो करंट है, अर्थ फॉल्ट की जो करंट है, उस करंट को क्या कर सकते हैं? हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू उतनी कम होगी। हमारा लिमिट कितना है? हमारा लिमिट है 750 मिली एम्पियर। तो 750 मिली एम्पियर के हिसाब से हमें कितना रेजिस्टेंस रखना है, इसका कैसे कैलकुलेशन होगा, वो हम आगे इसको देखेंगे और समझेंगे। अभी के टाइम पे इस रेजिस्टेंस लगाने के फायदे को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मेरा रेजिस्टेंस सिस्टम में नहीं होता, अगर मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगाया होता, तो उसके ड्रॉबैक क्या हैं।
तो इसे कहते हैं फ्लोटिंग न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल को हमने अर्थ से कनेक्ट नहीं किया। मैंने यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको मैंने हटा दिया। अभी न्यूट्रल क्या फ्लोटिंग है, मतलब अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मेरे किसी भी फेस पे फॉल्ट होता है, मैंने एग्जांपल लिया कि बी फेस में मेरा अर्थ फॉल्ट हो गया, तो अर्थ फॉल्ट होने के केस में भी क्या है, अर्थ फॉल्ट करंट को फ्लो होने के लिए कोई यहाँ पे रिटर्न पाथ नहीं है। फॉल्ट करंट को फ्लो होने के लिए रिटर्न पाथ नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, जब भी अर्थ फॉल्ट होगा तो अर्थ फॉल्ट के केस में आपकी जो अर्थ फॉल्ट की जो करंट है, अर्थ फॉल्ट की जो करंट है वो क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, उसकी मैग्नीट्यूड कम होगी, क्योंकि इसको कोई रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से जो भी आपकी ट्रिपिंग रिलेज है, जो भी आपकी ट्रिपिंग रिलेज है, क्योंकि अर्थ फॉल्ट की वैल्यू ही कम है, जो ट्रिपिंग रिलेज है वो हो सकता है एक्चुएट ना करे, और हो सकता है वो ट्रांसफार्मर को ट्रिप ना करे अर्थ फॉल्ट के केस में। तो ये इस सिस्टम का एक ड्रॉबैक है फ्लोटिंग न्यूट्रल, यानी कि न्यूट्रल मैंने अर्थ पे कनेक्ट नहीं किया है, तो जब भी फॉल्ट होगा तो फॉल्ट को एक क्लोज लूप नहीं मिलेगा, फॉल्ट करंट को एक रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, तो फॉल्ट करंट की जो वैल्यू है कम होगी। फॉल्ट करंट की वैल्यू कम होगी तो इस केस में जो रिले है वो एक्चुएट नहीं हो सकता और ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं हो सकता है फॉल्ट के केस में। ठीक है। सेकेंड ड्रॉबैक क्या हो सकता है, सेकेंड ड्रॉबैक ये होगा कि जब भी आपका अर्थ फॉल्ट होगा तो आपके जो फॉल्टी फेज है, इसको छोड़ के जो आपके जो हेल्दी फेजेस हैं, इन हेल्दी फेजेस की जो वोल्टेज है ना वो 1.732 टाइम्स बढ़ जाएगी, यानी √3 टाइम्स इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, हाई स्ट्रेस इन इंसुलेशन, जो ट्रांसफार्मर का इंसुलेशन है, इन दो फेजेस के इंसुलेशन है, इस पे हाई स्ट्रेस लगेगा, तो ये हाईली स्ट्रेस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो वोल्टेज है 1.73 टाइम्स बढ़ गई है, एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसकी जो इंसुलेशन है वो खराब होगी और इवेंचुअली रप्चर भी हो सकती है। तो ये फ्लोटिंग न्यूट्रल के ड्रॉबैक है, इसीलिए इस काइंड ऑफ सिस्टम जो है वो रिकमेंडेड नहीं होता है। अब हम ये देखते हैं कि हमने न्यूट्रल को सॉलिड अर्थ कर दिया, यानी कि न्यूट्रल को, जो ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल पॉइंट है उसको डायरेक्टली मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाया। इसे कहते हैं न्यूट्रल सॉलिड अर्थ। अब इस केस में क्या होगा, जब भी मेरा किसी एक फेज पे फॉल्ट हो गया, जब भी मेरा किसी एक फेज पे फॉल्ट होगा तो जो फॉल्ट करंट फ्लो होगी वो इस तरह से फ्लो होगी, क्योंकि इसको एक रिटर्न पाथ मिल गया है, और साथ ही साथ इस ये जो पाथ है, जो क्लोज लूप बना है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ना के बराबर है। जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो सिर्फ ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आएगा, इसके अलावा सिस्टम में और कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस वजह से क्या होगा, जो फॉल्ट करंट की जो वैल्यू होगी ना वो सिग्निफिकेंटली हाई होगी, वो सिग्निफिकेंटली हाई होगी। और इसकी वजह से इसके एक फायदा है, फायदा क्या है कि जो भी अर्थ फॉल्ट की जो ट्रिपिंग रिलेज है वो आपकी क्या इजीली एक्चुएट होगी और इजीली आपको ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर सकती है जब भी यहाँ पे किसी भी एक फेज पे अर्थ फॉल्ट होगा तो। ठीक है, लेकिन इसके एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि अर्थ फॉल्ट करंट की वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा है ना, रेजिस्टेंस है ही नहीं आपके सिस्टम में, तो आपकी अर्थ फॉल्ट करंट है काफ़ी ज़्यादा है। तो उस वजह से क्या होगा, जो फॉल्टी फेज है, जिस फेज से आपकी फॉल्ट करंट फ्लो कर रही है, इसमें जितने भी जॉइंट्स होंगे, कनेक्शंस होंगे आपके सिस्टम में, वो सब क्या है हीटअप हो जाएंगे, क्योंकि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वजह से जो हीटअप होने की वजह से क्या है, कभी कभी फायर के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो ये भी जो सिस्टम है ये उतना रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि हाई फॉल्ट करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई और सिस्टम आप अनस्टेबलाइज हो सकता है, फायर के चांसेस भी इसमें कभी कभी हो सकते हैं। तो तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि मैंने न्यूट्रल को अर्थ तो किया, लेकिन बीच में मैंने लगा दिया एक रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं NGR, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस। अब सिस्टम मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो फॉल्ट के केस में क्या होगा, फॉल्ट के केस में करंट को एक रिटर्न पाथ तो मिल रहा है, एक क्लोज लूप सिस्टम बन रहा है, करंट तो फ्लो होगी, लेकिन चूंकि हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है तो इसकी वजह से क्या होगा, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। आप ओम्स लॉ सिंपल है, I = V/R, मैंने रेजिस्टेंस लगाया सिस्टम में, मैं रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाऊंगा इस करंट की वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब भी फॉल्ट होगा तो करंट तो फ्लो करेगी, लेकिन करंट की वैल्यू लिमिटेड होगी, और हमें कितना लिमिट करना है, 750 मिली एम्पियर पे लिमिट करना है। तो इस 750 मिली एम्पियर के हिसाब से मैं इस NGR की कैलकुलेशन करूंगा और इस NGR को इस सिस्टम में यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि मेरी जो किसी भी कंडीशन में फॉल्ट के केस में जो मेरी करंट फ्लो होगी वो 750 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो इसके फायदे क्या हो गए, फायदे हो गए कि अभी फॉल्ट के केस में आपके एक तो करंट की वैल्यू है ठीक ठाक, मैग्नीट्यूड ठीक ठाक है, तो आपकी जो रिले है, ट्रिपिंग रिले है, वो आराम से एक्चुएट करेगी और पूरे ट्रांसफार्मर को ट्रिप करेगी फॉल्ट के केस में। ठीक है, सेकंड फायदा क्या है कि आपके जो ये है
हेल्दी फेजेज हैं, आपके जो हेल्दी फेजेज हैं फॉल्ट के केस में इनकी वोल्टेज राइज तो होगी लेकिन 1.73 यानी √3 टाइम्स राइज नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी। तो आपके जो इंसुलेशन है वो हाईली स्ट्रेस्ड नहीं होंगे फॉल्ट के केस में, तो इंसुलेशन की लाइफ आपको अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है सिस्टम जहाँ पे भी न्यूट्रल को हमने एनजीआर के साथ में अर्थ किया है तो हमें इसमें फायदे मिलते हैं। आपकी फॉल्ट करंट की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। आपके रिले एक्चुअली रिले पिकअप होके ट्रांसफार्मर को ट्रिप करेगी फॉल्ट के केस में, और हेल्दी फेजेस के वोल्टेज आपके √3 टाइम्स से नहीं बल्कि थोड़े कम रेज होंगे, तो आपको जो इंसुलेशन है वो हाईली स्ट्रेस्ड नहीं होंगे फॉल्ट के केस में। तो ये जो सिस्टम है दिस इज अ रिकमेंडेड सिस्टम, यानी कि न्यूट्रल को हमें अर्थ करना है एनजीआर के थ्रू। ठीक है, आई थिंक अभी तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है एकदम। अभी तक हम सिर्फ सब रेगुलेशन 1 में ही थे यहीं पे, अब इसके आगे देखते हैं। सब रेगुलेशन 1 में आगे कंटिन्यू है और ये कहता है कि एंड 50 एम्पियर इन इंस्टॉलेशन ऑफ वोल्टेज एक्सीडिंग 1100 वोल्ट एंड अप टू 11 केवी, यानी कि अर्थ फॉल्ट की जो लिमिट है अब ये कह रहे हैं 50 एम्पियर। कहाँ पे? फॉर वोल्टेज 1100 वोल्ट से लेके 11 केवी तक अगर आपका इंस्टॉलेशन है तो वहाँ पे अर्थ फॉल्ट की लिमिट है 50 एम्पियर। लेकिन कहाँ पे, कौन से माइंस में? ओपन कास्ट माइंस में। ठीक है, and the magnitude of earth fault current shall be limited to these specified values by employing suitably designed restricted neutral system। restricted neutral system सेम है neutral grounding resistance। restricted मतलब मैंने करंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, अर्थ फॉल्ट करंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, लिमिटेड कर रहा हूँ विथ एनजीआर ऑफ पावर सिस्टम इंक्लूडिंग न्यूट्रल ग्राउंडिंग मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन सिस्टम। यानी कि एनजीआर रेजिस्टेंस लगाना है प्लस साथ में साथ उस एनजीआर को मॉनिटरिंग करने के लिए हमें अलग से एक सिस्टम लगाना जो एनजीआर को मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या समझ में आया? इसमें हमें समझ में ये आया कि 1100 वोल्ट से लेके 11 केवी तक इन ओपन कास्ट माइंस में जो भी इंस्टॉलेशन है वहाँ पे अर्थ फॉल्ट करंट की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 50 एम्पियर या उससे कम। लेकिन एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लिमिट है 50 एम्पियर का, ये उन इंस्टॉलेशन के लिए है जो 2023 का रेगुलेशन आने से पहले लग चुके हैं। यानी जून 2023 जब CEA 2023 जब लागू हुआ तो ये रेगुलेशन आने से पहले कि जो इंस्टॉलेशन है उन सारे इंस्टॉलेशन में 50 एम्पियर तक की लिमिट है। लेकिन ये रेगुलेशन आने के बाद अगर कोई इंस्टॉलेशन हुआ है तो उस केस में ये जो लिमिट है ये अब 50 एम्पियर नहीं है बल्कि अब ये हो गई है 10 एम्पियर। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान से समझ लेना, एक बार देख लेना इसको कि 2023 रेगुलेशन आने से पहले अगर आपका जो भी इंस्टॉलेशन है 1100 वोल्ट से 11 केवी के बीच में ओपन कास्ट माइंस में, तो उसमें तो 50 एम्पियर रख सकते हैं। लेकिन 2023 रेगुलेशन के बाद अब ये 50 एम्पियर नहीं है, ये हो गया आपका 10 एम्पियर। और फॉल्ट करंट को लिमिट करने के लिए क्या करना है? न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस हमें लगाना है। ठीक है, और उसको क्या करना? प्रोविजन फॉर मॉनिटरिंग दिस एनजीआर थ्रू एनजीआर मॉनिटरिंग रिले। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि CEA 2010 यानी कि 2023 से पहले जो मेरा रेगुलेशन था उसमें फॉल्ट करंट की लिमिट कितनी थी। फिर हम समझेंगे कि 2023 का रेगुलेशन आया, उस रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, है ना। अब माइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अंडरग्राउंड माइंस, ऑयल माइंस और ऑयल फील्ड्स एंड ओपन कास्ट माइंस। और वोल्टेज लेवल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो LV साइड हो गया वोल्टेज यानी कि 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट, और एक हो गया आपका MV साइड वोल्टेज यानी 1100 वोल्ट से लेके 6.6 केवी या 1100 वोल्ट से लेके 11 केवी। ठीक है, अब अंडरग्राउंड माइंस के केस में 250 वोल्ट से लेके 1100 वोल्ट तक का जो भी इंस्टॉलेशन है इस वोल्टेज लेवल का, तो उसमें हमने पहले देख लिया जो फॉल्ट करने की लिमिट होगी 750 मिली एम्पियर है। इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, CEA 2010 में ये दिया गया है। लेकिन अंडरग्राउंड माइंस में 1100 वोल्ट से लेके 6.6 केवी तक ये CEA 2010 में स्पेसिफाइड नहीं किया गया था अलग से। ठीक है, उसी तरह से ऑयल माइन से ऑयल फील्ड्स में 250 वोल्ट से लेकर 1100 वोल्ट तक की फॉल्ट करंट की लिमिट 750 मिली एम्पियर, और 1100 वोल्ट से लेकर 11000 वोल्ट। अब मैं 11000 वोल्ट लिखा, यहाँ पे अंडरग्राउंड में मैंने 6.6 केवी लिखा, क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में जो वोल्टेज आप यूज कर सकते हो ना वो मैक्सिमम 6.6 केवी ही है। ऑल्दो वोल्टेज जो आप ट्रांसमिट कर सकते हो वो तो 11 केवी है, लेकिन जो आप वोल्टेज यूज कर सकते हो वो 6.6 केवी ही है।
ये मेंशन है आपका सब रेगुलेशन नंबर 104 में, यानी पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो सीरीज, आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है कि किसी भी माइंस की वोल्टेज लिमिट्स कितनी होनी चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे 6.6 kV रखा है, क्योंकि आप 6.6 kV ही मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑयल माइंस और ऑयल फील्ड के केस में आप 11 kV तक यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ 11 kV लिखा है। तो इस केस में भी यहाँ पे फॉल्ट करंट की लिमिट प्रोवाइड मेंशन नहीं है CA 2010 में। ओपन कास्ट माइंस में 250 वोल्ट से लेकर 1100 वोल्ट तक में मेंशन नहीं है। जब मेंशन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, जो 750 मिली एम्पियर जो मेरा फॉल्ट करने की लिमिट है अंडरग्राउंड माइंस की, हम उसे ही फॉलो करते हैं यहाँ पे भी। लेकिन 1100 वोल्ट से लेकर 11000 वोल्ट तक में जो फॉल्ट करने की लिमिट है 50 एम्पियर है CA 2010 में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, अब सब रेगुलेशन 1 में आगे कंटिन्यू होता है। ये क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट ऑल इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इन और आफ्टर नोटिफिकेशन ऑफ दीज रेगुलेशन, यानी कि CEA 2023 रेगुलेशन आने के बाद, और वोल्टेज एक्सीडिंग 1100 वोल्ट एंड अप टू 11 kV, यानी 1100 वोल्ट से लेके 11 kV तक जो भी मेरे इंस्टॉलेशंस हैं CEA 2023 के बाद, फॉर बिलो ग्राउंड माइंस, ओपन कास्ट माइंस एंड ऑयल माइंस, यानी हर तरह के माइंस को अभी ये कर दिया, हर तरह के माइंस के लिए एप्लीकेबल होगा। हर तरह के माइंस में 1100 वोल्ट से लेकर 11 kV तक का इंस्टॉलेशन जो भी रहेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट शैल बी लिमिटेड अप टू 10 एम्पियर। मैंने पहले ही बताया आपको कि हर तरह के माइंस में 1100 वोल्ट से लेके 11 kV तक, अंडरग्राउंड माइन हो, ओपन कास्ट माइन हो, ऑयल माइंस हो, ऑयल फील्ड हो, कोई सा भी माइंस हो, 1100 वोल्ट से लेके 11000 वोल्ट तक अगर आपका इंस्टॉलेशन है, तो उस इंस्टॉलेशन के केस में जो फॉल्ट करने की लिमिट होगी अब 10 एम्पियर होगी। अब यहाँ 50 एम्पियर नहीं होगी। ठीक है, CEA 2023 रेगुलेशंस आने के बाद जो भी इंस्टॉलेशन हुए हैं, है ना, इस रेगुलेशंस के बाद जो भी इंस्टॉलेशन हुए उस केस में सिर्फ 10 एम्पियर रखना है। लेकिन इस रेगुलेशन से पहले जो इंस्टॉलेशन हो चुके हैं उसमें अपने को चेंज नहीं करना है, और जो 50 एम्पियर है उसके हिसाब से NGR लगा हुआ है 50 एम्पियर के हिसाब से, तो वो 50 एम्पियर ही रहेगा, उसे चेंज नहीं करना है। लेकिन जो भी इंस्टॉलेशन 2023 रेगुलेशन के बाद हुए हैं उसमें अपने को अर्थ फॉल्ट करने की लिमिट 10 एम्पियर ही रखनी है, और इसके हिसाब से NGR की कैलकुलेशन करनी है, और इसके हिसाब से NGR की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं 2010 और CEA 2023 का, कि 2023 में अभी क्या क्या चेंजेस आए हैं, है ना। ठीक है, तो सेम 3 तरह के माइंस हमने ले लिए, अंडरग्राउंड, ऑयल फील्ड्स एंड ओपन कास्ट। वोल्टेज लेवल हो गए मेरे 250 से 1100 वोल्ट, और 1100 वोल्ट से लेके 6.6 kV या 11 kV। ठीक है, अब CEA 2010 में क्लियर था 750 मिली एम्पियर फॉर इंस्टॉलेशन लेस देन 1100 वोल्ट। ठीक है, CEA 2023 में भी सेम है, नो चेंजेस। ठीक है, फॉर इंस्टॉलेशन 1100 वोल्ट से लेकर 6.6 kV जो CEA 2010 में मेंशन नहीं था अंडरग्राउंड माइंस में, अभी इसमें 10 एम्पियर का लिमिट है ना, अभी 10 एम्पियर का लिमिट है। ऑयल फील्ड्स और ऑयल माइंस में भी सेम है, ये 750 मिली एम्पियर और 1100 वोल्ट से लेकर 11 kV तक के बीच में का जो लिमिट है वो 10 एम्पियर होगी, फॉल्ट करंट की लिमिट होगी। ओपन कास्ट माइंस में जो कि 250 वोल्ट से 1100 वोल्ट के बीच में मेंशन नहीं है, तो हम लोग यही फॉलो करते हैं 750 मिली एम्पियर। लेकिन हाँ, 1100 वोल्ट से लेकर 11 kV तक जो पहले 50 एम्पियर था, अभी 50 एम्पियर की वैल्यू घट के 10 एम्पियर हो गई है ना। तो अभी अगर आप देखेंगे 1100 वोल्ट के नीचे जो भी इंस्टॉलेशन है उसकी फॉल्ट करने की लिमिट कितनी है, 750 मिली एम्पियर, 750 मिली एम्पियर। और 1100 वोल्ट से लेकर 6.6 kV अप टू 11 kV जो फॉल्ट करने की लिमिट है कितनी है, 10 एम्पियर है। तो दो ही चीज याद करनी है, 750 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस NGR की रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं फॉर डिफरेंट वोल्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लिया है जो कि डेल्टा ऑब्लिक स्टार ट्रांसफार्मर है, 6.6 kV में 433 वोल्ट। मैं 433 वोल्ट का सिस्टम वोल्टेज लेके इसमें चल रहा हूँ कि 433 वोल्ट के सिस्टम वोल्टेज पे मैं जो NGR लगाऊंगा उस NGR की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। जो रेजिस्टेंस ऑफ NGR होगा वो क्या होगा, फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, R इक्वल टू V अपॉन I, ओम्स लॉ। ठीक है, अब जब भी फॉल्ट के केस में क्या होगा, जब यहाँ फॉल्ट होता है तो फॉल्ट के केस में इस NGR के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस NGR के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वही होगा जो इस फेज के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी इसका फेज वोल्टेज जो होगा वही इस NGR के अक्रॉस वोल्टेज
आएगा यहाँ पे, है ना। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, फेज वोल्टेज बाय करंट। करंट हमें पता है कितना है, 750 मिली एम्पियर यानी कि 0.75 एम्पियर। फेज वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज यानी कि दो फेजों के बीच का वोल्टेज, जिसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं, डिवाइडेड बाय √3। यानी कि मैंने 433 वोल्ट का सिस्टम लिया है, तो 433 डिवाइड बाय 1.732 ये हो गया मेरा फेज वोल्टेज, डिवाइड बाय 0.75 एम्पियर यानी करंट, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 333 ओम्स। ठीक है। अब इस टेबल पे हम समझते हैं कि अलग अलग डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए, जैसे मैंने 433 वोल्ट के लिए कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे आपका 6.6 केवी भी हो सकता है लाइन वोल्टेज, आपका 11 केवी भी हो सकता है। तो इन डिफरेंट सिस्टम वोल्टेज के लिए मेरी एनजीआर की रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए डिफरेंट माइंस में, उसको हम इस टेबल में समझते हैं। ठीक है। तो सेम तीन तरह की माइन होगी, अंडरग्राउंड माइंस होगी, ऑयल फील्ड्स होगी और ओपन कास्ट माइंस होगी। वोल्टेज लेवल हो गया 250 से 1100 वोल्ट और 1100 से 6.6 या 11 केवी। फॉल करंट की लिमिट हमें पता है कि 750 मिली एम्पियर है, 10 एम्पियर है, ये हमने पहले देख लिया इसको। अब हम बात करेंगे सिस्टम वोल्टेज के बारे में। सिस्टम वोल्टेज मेरा 433 वोल्ट जो कि नॉर्मली यूजुअली यूज होता है, एक तो 433 वोल्ट एलटी में यूज करते हैं, या फिर 6.6 के भी यूज करेंगे या 11 के भी यूज करते हैं। वैसे 3.3 केवी भी यूज कर सकते हैं, 3.3 केवी का मैंने इस टेबल में शो नहीं किया है, उसका आप अलग से कैलकुलेट कर सकते हो सेम बेसिस पे। तो 433 वोल्ट सिस्टम वोल्ट के लिए मैंने जब कैलकुलेशन किया एनजीआर रेजिस्टेंस की, वैल्यू कितनी आई, 333 ओम। सेम कैलकुलेशन करेंगे अगर 6.6 केवी के लिए, यानी कि मेरा सेकेंडरी जो है लाइन वोल्टेज 6.6 केवी है और उसके लिए फॉल्ट करने की लिमिट कितनी है, 10 एम्पियर है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे सेम इसी पैटर्न पे, तो वैल्यू आएगी 381 ओम्स। ठीक है। ऑयल फील्ड्स में सेम ही हो गया, 433 वोल्ट के लिए 333 ओम हो गया, 6.6 केवी के लिए 381 ओम हो गया, 11 केवी के लिए 635 ओम हो गया। सिमिलरली ओपन कास्ट माइंस के लिए 6.6 केवी के लिए 381 ओम्स हो गया एंड 11 केवी के लिए 635 ओम्स हो गया। क्लियर है? आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब तक। कैलकुलेशन मैंने एक यहाँ पे दिखाया है, आप चाहें तो बाकी का कैलकुलेशन सिमिलर वे में कर सकते हैं, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। चलिए, सब रेगुलेशन 1 में ही आगे कंटिन्यू होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेटिंग ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेज thereof shall be set between 200 to 400 milliamps for individual apparatus of voltage up to 1100 volt with suitable time delay protection। यानी किसी भी इंडिविजुअल ऑपरेटर यानी जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड इक्विपमेंट है अप टू वोल्टेज 1100 वोल्ट 1100 वोल्ट तक, उसमें जो ईएलआर की सेटिंग रखनी है अपने को 200 से 400 मिली एम्पियर ही रखनी है, यानी 400 मिली एम्पियर से ज़्यादा ईएलआर की सेटिंग नहीं रखनी है। ठीक है। तो स्टैंडर्ड में ये तो दे दिया कि 400 मिली एम्प्स मैक्सिमम सेटिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें टाइम डिले के बारे में नहीं बताया गया कि टाइम डिले कितना होना चाहिए। तो टाइम डिले के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा डीजीएमएस का सर्कुलर नंबर 8 2006 का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 8। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे, आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं डिटेल में। तो इस सर्कुलर के हिसाब से आपको जो टाइम डिले रखना है वो कितना रखना है, ट्रांसफार्मर सेकेंडरी पे आपको 600 या उससे कम रखना है, 600 मिली सेकेंड या उससे कम। ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच गियर पे आपको 400 मिली सेकेंड्स या उससे कम रखना है, और जीईबीज या दूसरे स्टार्टर पैनल जो बॉटम मोस्ट पे रहते हैं पैनल्स, उस पर आपको 200 मिली सेकेंड्स या उससे कम रखना है। इसको एक एसएलडी से समझने की कोशिश करते हैं। ये एक सबस्टेशन है जिसमें एक ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हो गया। ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पे कितना रखना है, यानी जो एलटी पीसीसी है 433 वोल्ट का पीसीसी है, इस पे कितना रखना है 200 से 400 मिली एम्पियर, और टाइम कितना रखना है 0.6 सेकेंड्स या उससे कम। ठीक है। अब इस पीसीसी पे के मल्टीपल आउटगोइंग्स है। अब किसी एक आउटगोइंग पे मेरा कनेक्टेड है एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल यानी कि इंटरमीडिएट स्विच गियर। इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल पे कितनी सेटिंग रखनी है, हमें 200 से 400 मिली एम्पियर ही रखनी है। सेटिंग तो यही होगा, 200 से 400 ही होगा, और टाइमिंग कितना रखना है 0.4 सेकेंड या उससे कम। इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल के भी मल्टीपल आउटगोइंग्स होंगे, और किसी एक आउटगोइंग पे कनेक्टेड है जीईबी यानी कि गेट एंड बॉक्स। जीईबी जो कि रन कर रहा है एक ड्रिल मशीन को। इस जीबी पे कितना सेटिंग रखना है 200 से 400 सेटिंग रखना है, और टाइमिंग कितना रखनी है 0.2 सेकेंड या उससे कम। ठीक है। तो एक आइडियली हम एक इसको प्लान कर सकते हैं
इसको देख सकते हैं कि एक्चुअल हमें कितनी वैल्यू हम रख सकते हैं। ये पार्ट तो हो गया कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें इतना मैक्सिमम रखना है, इतना मैक्सिमम हम रख सकते हैं, बट एक्चुअल में हम कितना रख सकते हैं उसका थ्योरेटिकल वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कि जैसे जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी पार्ट है ना, यानी कि जो इस LTPCC पे जो इनकमिंग पे जो रिले होगी, जो ELR है, वहाँ पे 400 मिली एम्पियर और 0.6 सेकेंड, क्योंकि 0.6 मैक्सिमम रख सकते हैं, यानी कि 600 मिली सेकेंड, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो इसकी आउट गोइंग में हम कितना रख सकते हैं, 300 मिली एम्पियर और 0.5 सेकेंड। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइमिंग में हमेशा कम से कम 100 मिली सेकेंड का गैप होना ही चाहिए। अगर आपका 100 मिली सेकेंड से गैप से कम गैप आप रखोगे तो फिर उस केस में आपकी न्यूसेंस ट्रिपिंग हो जाएगी। आपकी रिले हो सकती है, एक्चुअल में रिले ये ट्रिप होनी चाहिए बट इधर वाली रिले ट्रिप हो जाएगी, है ना, अगर आपने टाइमिंग सेम रख दी तो कम से कम 100 मिली सेकेंड्स का गैप आपको इसमें रखना है ताकि प्रॉपर टाइम ग्रेडिंग हो और वही रिले ट्रिप हो जो फॉल्ट के सबसे करीब हो। ठीक है, तो यहाँ पे 300 और 0.5 रख सकते हैं। उसे PDP है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है, इसके इनकमिंग पे हम 300 और 0.4, इसमें मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू तो सेम रखी है लेकिन मैंने टाइम पे ग्रेडिंग दिया है ना, 0.5 से 0.4 दिया है। तो इस PDP के आउटगोइंग में 200 और 0.3 रख सकते हैं और इस गेट इन बॉक्स पे 200 और 0.2 सेकेंड्स रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए टाइम ग्रेडिंग की है और साथ साथ जो मिली एम्प्स की सेटिंग है वो 200 से 400 मैक्सिमम रख सकते हैं, 400 से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। क्लियर? इस पर भी एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, इस सर्कुलर पे डिटेल में बताया गया, उसमें काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, आप उसको वॉच आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू सब रेगुलेशन 2। The operation of the switch gear and the relay shall be recorded daily. यानी switch gear means जो भी switching equipment है, यानी कि breakers and relays shall be recorded daily. उसको daily आपको रिकॉर्ड करना, उसकी ऑपरेशन को। अगर आपने किसी ब्रेकर को ऑन ऑफ किया है या रिले को ऑपरेट करके देखा है तो आपको डेली रिकॉर्ड करना है उसको, जनरेटिंग स्टेशन, सब स्टेशन, स्विच स्टेशन वगैरह में, और आपको रजिस्टर में मेंटेन करना और साथ में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन करना है उसको। ठीक है, Regulation Sub-Regulation 3. The effectiveness of switchgear and protective system shall always be kept in working order and shall be checked by calibrating and testing at least once in a year. अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्विच गियर यानी कि ब्रेकर एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम यानी कि प्रोटेक्टिव रिलेज, आपके जो भी रिलेज होंगे, आप रिलेज भी दो तरह की होती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज और एक न्यूमेरिकल रिलेज। तो जैसे कि ये तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज के बारे में यहाँ कह रहा है, और न्यूमेरिकल रिलेज के बारे में अलग से पॉइंट है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एवर न्यूमेरिकल रिलेज आर बीइंग यूज्ड दे शैल बी चेक्ड बाय टेस्टिंग प्रोसीजर एज पर गाइडलाइंस ऑफ original equipment manufacturer or the relevant standards and periodicity of such checking shall be at least once in a year। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्विच गियर है और जो भी प्रोटेक्टिव रिलेज है इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल रिलेज, इन सब का कैलिब्रेशन एंड टेस्टिंग एक साल में एक बार होना चाहिए। पहले CA 2010 रेगुलेशन में ये सेम चीज़ है, वो once in a 3 ईयर थी, अभी इसको चेंज करके once in a year कर दिया गया है। यानी कि जो ऑपरेशन पार्ट है वो अपने डेली इसको चेक करना है, और जो टेस्टिंग वाला पार्ट है, टेस्टिंग ऑफ स्विच गियर प्रोटेक्टिव रिलेज एंड टेस्टिंग ऑफ न्यूमेरिकल रिलेज, ये करना है वंस इन एवरी ईयर, हर साल इसको करना है। और साथ में इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करना है हार्ड कॉपी एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ओके, सो आई थिंक मैंने रेगुलेशन 103 को पूरा कवर कर दिया है और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है इसको। वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया है बट नो वरी, आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, रेगुलेशन समझ में आना चाहिए, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे या मेरे व्हाट्सएप पे, और कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। नो इशू, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। जो मुझे दूसरों की हेल्प करना वैसे ही पसंद है, और इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतने प्रेजेंटेशन बना के वीडियो आप तक लेके आ रहा हूँ, रीज़न बस एक ही है, ताकि कुछ नॉलेज शेयरिंग हो और जो रियली इन नीड है, जो चाहते हैं उनकी कुछ मदद हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में जुड़ने के लिए। मैं दोबारा इसकी पार्ट 3 जो वीडियो आएगी जल्दी आपसे फिर मैं कनेक्ट होता हूँ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।